तो सबको नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास के 3rd चैप्टर की। इसका नाम है अपवाह ड्रेनेज। और ड्रेनेज में हम बात करते हैं जैसे कि अपवाह शब्द क्या है, एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह का मतलब होता है बहाव। तो ये जो बहाव है, ड्रेनेज है, इसमें नदी तंत्र को शामिल करते हैं। एक नदी तंत्र में एक मुख्य नदी और उसकी जो धाराएं हैं उनको शामिल किया जाता है। तो एक तो मुख्य नदी हो जाएगी भाई, और ये लास्ट में जाकर के किसी जलाशय में, किसी झील है ना, समुद्र महासागर में जाकर के मिल जाती है। तो एक नदी तंत्र के द्वारा किसी क्षेत्र में जल जो प्रवाहित होता है वो उसका अपवाह, उससे जो तंत्र बनता है वो अपवाह तंत्र कहलाता है। और जिस भाग से होते हुए ये नदी बहती है उसे कह देंगे भाई अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी कहा जाएगा। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो भाग आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक प्रकार का ऐसा भाग है जहाँ से एक मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियाँ बह कर के निकल रही हैं। तो ये अपवाह द्रोणी होगी। और बीच में ये जो तंत्र बन रहा है नदियों के माध्यम से, इस प्रकार ये जो तंत्र बन रहा है ये एक अपवाह तंत्र हो गया, बहाव का तंत्र हो गया। जिस ढालू भाग से होकर के नदियाँ बह रही है वो वहाँ की अपवाह द्रोणी होगी। और बीच में देखिए ये एक ऊंचा सा भाग है। ये जो ऊंचा भाग है ये कोई पठार हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है। ये हो गया जल विभाजक, जो जल का विभाजन करा। देखिए इस साइड की नदियाँ इधर चलेगी, इधर की नदियाँ इस साइड में चलेगी। तो ये जल विभाजक का काम कर रहा है। यहाँ धारा ए और यहाँ धारा ब। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं तो भारत का जो अपवाह तंत्र है, उस भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं भाई। भारत का अपवाह तंत्र एक तो हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो ये दो प्रकार के अपवाह तंत्र हो गए। इसके अलावा देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र भी होता है भाई विद्यार्थियों। और ऐसा जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वो अंदर ही समाहित हो जाता है। जैसे कि ना तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं वो नदियाँ, ना अरब सागर में जाकर के गिरती, और आंतरिक प्रवाह के रूप में किसी मरुस्थल में या किसी जैसे कि कच्छ का रण है वहाँ जाकर के लुप्त हो जाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आंतरिक अपवाह तंत्र रहता है। यहाँ भौगोलिक आकृतियों के आधार पर हम यहाँ विभाजित कर ही रहे हैं। देखिए भारतीय नदियों को है ना, भौगोलिक आधार पर तो आप हिमालय की कह सकते हैं, प्रायद्वीप की कह सकते हैं। वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, हिमालय की नदियाँ प्रायद्वीप से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है, अमेरिका। ठीक है, भारत की पूछिए, भारत की कौन सी है, तो भारत में हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी की जो अपवाह द्रोणी है वो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। यहाँ भाई विद्यार्थियों आपको एक स्थलाकृति दिख रही होगी। ये जो स्थलाकृति है वो नदी के अपर्दन से बनती है, गॉर्ज। तो नदी भाई सबसे पहले तो बनाती है कौन सी, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी है ना, यूं करके यूं गहराई में कटाव करती है और वी आकार की घाटी बनाती है। फिर यही वी आकार की घाटी और विस्तृत होती रहती है और इस प्रकार की गहरी घाटियों का निर्माण करती है। और गहरी घाटियों का निर्माण करती तो यूं इस प्रकार से यूं होती रहती है ना। तो ये गॉर्ज और कैनियन में परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ का ढाल तो देखिए थोड़ा यूं रहता है ना, और कुछ बिल्कुल यूँ सीधे ढाल वाली होती है। इस प्रकार की जो आई दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार की जो आई शेप वैली होती है उसको तो कैनियन कहा जाता है, कैनियन। और बाकी ये घाटी है देखिए थोड़ी विस्तृत है वी आकार की घाटी से, तो ये गॉर्ज कहलाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये नदी अपर्दन के द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति है। आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में हम लोग। यहाँ विद्यार्थियों अफवाह प्रतिरूप दिए हुए, जब नदी बहती है, जब नदी प्रवाहित होती है तो उसके प्रवाहित होने से कुछ प्रतिरूपों का निर्माण होता है, तो वो अफवाह प्रतिरूप कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द्रुमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप। इसे वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप भी कहा जा सकता है।
आप देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ से एक मुख्य धारा बहती हुई जा रही है और कुछ अन्य धाराएं उसमें मिल रही हैं। तो इस प्रकार ये सहायक नदियाँ हो गई और बीच में बहने वाली मुख्य नदी हो गई, ये मुख्य नदी होगी भी है ना, और आसपास बहने वाली सहायक नदियाँ होगी। तो इस प्रकार ये एक प्रकार की वृक्ष जैसी आकृति बनाती है। इसे द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से नदी बहती हुई इसमें मिल गई, फिर ये धारा इधर बह रही है, यहाँ से एक धारा इधर बह रही है, ये इस धारा में मिल गई। तो इस प्रकार कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। देखिए इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है। तो ये जो इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है इसको जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। मकानों में जैसे जाली लगाई जाती है, जिस प्रकार से जाली नजर आती है, इसलिए इसे जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो तीसरा जो प्रतिरूप है, देखिए आयताकार अपवाह प्रतिरूप। इसमें यूँ मान लीजिए कि ये मुख्य नदी और ये इसमें आने वाली सहायक नदी है ना, फिर ये यहाँ करके ये यूँ मिलने वाली सहायक नदी। तो इस प्रकार यूँ मान लीजिए कि यूँ बड़े बड़े आयताकार प्रतिरूप बन जाते हैं। ये चौक पट्टियों की तरह आयतों का निर्माण होता है। तो दैट्स वाई इसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। और फिर एक है इसमें देखिए अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप यूँ मान लीजिए कि बीच में कोई ऊंची उठी हुई भूमि है और उस ऊंची उठी हुई भूमि से चारों दिशाओं में है ना, सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में क्या, सभी दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती हैं। ये है देखिए ना, ये दिशा, जल के बहने की दिशा ये है। तो किसी ऊंची शिखर से, पहाड़ियों से ये धाराएं चारों तरफ बहती है। तो इस प्रकार एक ये पहिए का निर्माण करती है ना, एक चक्राकार प्रतिरूप का निर्माण करती है, जिसमें यूँ लगता है कि साइकिल में जैसे ये तिल्लियाँ लगी हुई है ना, इस साइकिल में ये लोहे की ताड़ियाँ लगी हुई है, तिल्लियाँ लगी हुई है। तो इस प्रकार बनने वाला जो प्रतिरूप है उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं भाई विद्यार्थियों। तो ये नदी के मार्ग को, नदी के मार्ग की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया है। और इन अवस्थाओं में आप देख पा रहे होंगे कि ये नदी की प्रारंभिक अवस्था ना, इस प्रारंभिक अवस्था में नदी गहराई में कटाव अधिक करती है और किनारों की तरफ कटाव कम करती है। यही वजह कि वी आकार की घाटियाँ बनती है। फिर धीरे धीरे वो वी आकार की घाटियाँ हैं वो गॉर्ज कैनियन में परिवर्तित होती रहती हैं। ये मध्य का भाग ऐसा है जहाँ नदी किनारों पर भी कटाव करती है, यानी पार्श्विक अपरदन शुरू कर देती है। और ये अंतिम भाग ऐसा है जहाँ नदी बिल्कुल मंद ढाल में बहना प्रारंभ कर देती है। और मंद ढाल में देखिए इसका जल यूं प्रवाहित होने लग जाता है। और यहाँ आप एक आकृति देख पा रहे होंगे, गोखुर झील लिखा हुआ है। यहाँ जल पहले यूं होकर के यूं प्रवाहित हुआ करता था और फिर नदी के जल ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। ऐसी स्थिति में ये जो जल है यहाँ पर देखिए ये छूट गया। तो ये जो आकृति है ये गाय के खुर के समान है। और चूंकि यहाँ पानी भरा हुआ है, झील बनी हुई है, तो इसे गोखुर झील, छाड़न झील, विसर्पाकार झील भी कहा जाता है। और ये नदी का अंतिम भाग जहाँ मंद ढाल पर नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। नदी मंद ढाल पर बह रही है, बीच में जमाव किया उसने, फिर उसकी धाराएं बदल गई, फिर यहाँ मिट्टी का जमाव किया है ना। बीच में जब मिट्टी का जमाव किया तो ऐसी स्थिति में जल अपना मार्ग बदल लेगा है ना। इस प्रकार ये प्रोसेस यूँ आगे की ओर बढ़ती रहती है। और इस प्रकार जो बनने वाली ये त्रिभुजाकार जो आकृति आप देख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, ग्रीक भाषा में इसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये इसके कुछ भाग हो गए, नदी की ये अवस्थाएं होगी। प्रारंभिक भाग में नदी गहराई में कटाव अधिक करती है और फिर धीरे धीरे जब वो मंद ढाल पर बहती है तो उसमें कटाव करने की, अपरदन करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। ऐसी स्थिति में फिर वो जमाव करना शुरू कर देती है। आगे जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो फिर नदियों का देखिए स्वरूप दे रखा है इसने। नदियों का स्वरूप मतलब नदियों के जो विभाजन का जो आधार था वो दे रखा है। तो पहला हमारे सामने आता है हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में देखिए प्रमुख सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और इन्हीं प्रमुख नदियों से उत्तर भारत के इस मैदान का निर्माण होता है। भाई विद्यार्थियों, इस मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे ये जो मैदान है, देखिए इस तरफ का जो मैदान है सिंधु द्वारा निर्मित मैदान है, फिर ये गंगा और उर्स की सहायक नदियों द्वारा बनने वाला मैदान है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा, हाँ ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का मैदान
हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा संक्षिप्त सा, और फिर आगे हम बात करेंगे नदियों के बारे में। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये सिंधु नदी यूं बहते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में जाते हुए, है ना, इधर से निकल रही है। देखो ये चीन का क्षेत्र देखिए, यहाँ से है ना, यूँ निकलते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में जाते हुए फिर यूँ बहते हुए और ये पाकिस्तान में होते हुए यूँ अरब सागर में अपना जल गिराएगी। उससे पहले इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियाँ, है ना, जो पंजाब की हैं, जैसे कि हम पंजाब पंच आब 5 नदियों का समूह ना, तो रावी, व्यास, सतलज, चिनाब और झेलम नदी। हाँ ये रही देखो ना, तो ये आपकी झेलम नदी हो गई, ये चिनाब, रावी, सतलज, ये व्यास नदी। तो ये 5 जो नदियां हैं ये सिंधु की प्रमुख 5 नदियां हैं। तो इस तरफ ये अपना जल इसमें गिराती हैं और इस प्रकार ये आगे बढ़ती रहती हैं। फिर जब हम आगे आते हैं तो इधर ये देखिए गंगा, उसकी सहायक नदियाँ भागीरथी के रूप में निकलती हैं और हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती गंगा, और यूं बहते हुए और फिर ये आगे चली जाएगी भाई, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। उससे पहले इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ, जैसे कि यमुना है, इधर से शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सी नदियाँ इसमें मिलती हैं भाई। इधर प्रायद्वीप भारत से भी कुछ नदियाँ आती है, ये चंबल है, जैसे बेतवा है, आगे आप सोन देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत से भी बहुत सी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं और इस नदी को पूर्ण करती हैं। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं गंगा। तो ये गंगा के द्वारा बनने वाला मैदान आप देख पा रहे हैं। और फिर विद्यार्थियों जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो अब आप पाएंगे कि देखिए ये जो भाग है, यहाँ से होते हुए ये तिब्बत से शुष्क प्रदेश से एक नदी निकल रही है और ये सिंधु के पास के क्षेत्र से ही निकलती है। इसको वहाँ तिब्बत के क्षेत्र में तो सांगपो कहा जाता है। और फिर ये जैसे जैसे आगे बढ़ती तो यहाँ एक पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है। उस नामचा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं भाई नीचे, है ना, नामचा बरवा पर्वत है। उस नामचा बरवा पर्वत से फिर ये यूँ घूमती है, देखिए यू आकार की शेप में, ना, यू आकार की शेप में घूमती है और फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तब इस नदी को लोहित कहा जाता है, सॉरी, तब इसको दिहांग कहा जाता है, सॉरी, इसको दिहांग कहते हैं, दिहांग। और फिर इसके अंदर लोहित तो इसकी सहायक नदी है ना, लोहित, दिवांग आदि नदियाँ इसमें मिलकर के फिर यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बहुत नाम चेंज करती है भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, पहले सांगपो है, फिर ब्रह्मपुत्र है, फिर जमुनार, यूँ करके मेघनार, कई नाम इसके चेंज होते हैं, है ना। तो ब्रह्मपुत्र ये देखिए यहाँ असम का मैदान बनाते हुए, है ना, यहीं पर सदिया से लेकर के धूबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 BC पर स्थित है। दक्षिण में मुड़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी के साथ में मिलकर के, और ये विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, उसका निर्माण करती है। फिर आगे इसमें देख लेते हैं, है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ बता रखी है, थोड़ी बहुत डिटेल इनकी देख लेते हैं अपन, है ना, संक्षिप्त परिचय। ये देखिए यहाँ अमरकंटक से ये नर्मदा नदी इस तरफ बह रही है अरब सागर की ओर, फिर ये तापी नदी, सतपुड़ा और ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ इनके बीच में से होते हुए, है ना, तो ये अरब सागर की ओर जाती है, भ्रंश घाटी में बहती है दोनों नदियाँ। और उसके बाद में हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि महानदी है, फिर गोदावरी है, पश्चिमी घाट से निकलती है ना, महानदी, गोदावरी। उसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कृष्णा नदी भी आपको मिलेगी यहाँ पर, है ना, ये कृष्णा नदी, इसके ऊपर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। और उसके बाद में आप यहाँ कावेरी नदी पाएंगे, ठीक है, ये कावेरी नदी है भाई। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं। तो इस प्रकार ये हमारा अफवाह का जो चैप्टर है इसमें कुछ प्रमुख बातें दी हैं, कुछ संक्षिप्त देख लेते हैं आगे इसने क्या कहा हमें।
हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियों में सिंधु से शुरू करते हैं ये सिंधु नदी तंत्र, और इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, ये मैंने आपको बताया था, आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है, जो पंच आब की हमने बात की थी। अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में विलीन हो जाती है। दो 2900 किलोमीटर लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी से संबंधित समझौता हुआ था सिंधु जल समझौता 1960 में। तो नदी प्रक्रम का संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता। कौन? भारत। और उसी जल के माध्यम से हम लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई करते हैं। गंगा नदी तंत्र मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से मिल जाती है। उसके बाद में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के पास में पर्वतीय भाग को छोड़कर के मैदान में प्रवेश करती है। बहुत सी सहायक नदियां हैं जिसमें मिलती हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती हैं, है ना, उपजाऊ मिट्टी का जमाव करती हैं, और इस प्रकार गंगा के मैदान का निर्माण होता है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की कुछ सहायक नदियाँ जैसे चंबल, बेतवा, सोन, जैसे कि मानचित्र में भी बात करे थे, ये भी इसमें आकर के मिलती हैं। तो ये भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा डेल्टा ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। अच्छा, हाँ, देखिए क्या कहना चाह रहा है। पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है गंगा, पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का में फरक्का बांध और फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, वहाँ से फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दक्षिण की ओर एक भाग मुड़ जाता है। उसको फिर से भागीरथी कहना शुरू कर दिया इन्होंने, भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है। अब इसको हम सहायक नदी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये गंगा की जो मुख्य धारा थी वो तो फरक्का के बाद में बांग्लादेश में चली गई और यहाँ से एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ गया। अगर कोई नदी इसमें आकर के मिलती तब हम सहायक नदी कहते। तो इसे ये जो दक्षिण की ओर जाती है ये हुगली नदी कहलाती है, जिसके किनारे कोलकाता नगर बसा हुआ है, तो इसको भागीरथी हुगली भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की जल वितरिका होगी जो जल का वितरण कर रही है। ठीक है, आगे उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरी जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भाई विद्यार्थियों ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और सुंदरवन डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है, इसका कारण हमारी इस बुक में बता रखा है इन्होंने कि भाई सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहीं पर बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और अम्बाला जो कि पंजाब में है से लेकर के सुंदरवन तक इस मैदान की जो गंगा के द्वारा गंगा का मैदान कहलाता है, ये 1800 किलोमीटर लंबा है। और परंतु ढाल में ज़्यादा गिरावट नहीं आती इस मैदान का, लगभग 300 मीटर का जो ढाल है इसमें पाया जाता है। यानी अम्बाला से लेकर के सुंदरवन तक की तरफ आप जाएंगे तो आपको 300 मीटर का डेप्थ यानी कि गहराई देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व यानी सिंधु और सतलज के आसपास से ही निकलती है। फिर मैंने आपको बताया था इसको सांगपो कहा जाता है और शुष्क क्षेत्र से निकलती है, तो ज़्यादा इसमें सिल्ट की मात्रा नहीं होती। ब्रह्मपुत्र को सांगपो, तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर गंगा के साथ में जब ये मिल जाती है
तो सुंदरवन डेल्टा बनाने से पहले इसको मेघना भी कहा जाता है। तो आप यूँ मान लीजिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को सामूहिक रूप से मेघना कह देंगे। इसके बाद में बात करते हैं भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले मुख्य नदियों की बात करें तो मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। और पश्चिम की ओर बात करें तो बड़ी नदियों में नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। बड़ी नदियाँ जो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहने के कारण वो पश्चिम की ओर जाती हैं। अन्यथा तो इस प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर कह दीजिए या दक्षिण पूर्व की ओर कह दीजिए, इस कायदे से तो ये नियम से तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है तो उसका जो ढाल है, भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो अरब सागर की ओर है। तो जाहिर सी बात है कि अरब सागर की ओर ही ये गिरेंगी। तो आगे हम बात कर लेते हैं इन प्रमुख नदियों की। तो प्रमुख नदियों में देखिए नर्मदा नदी सबसे पहले, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहते हुए और अरब सागर में गिर जाती है। और गिरने से पहले प्रपात बनाती है, धुआंधार प्रपात। पानी ऊपर से जब नीचे की ओर गिरता है ना, पानी जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो इसे वाटरफॉल या जल प्रपात कहा जाता है। तो ये प्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार प्रपात। कहाँ, जबलपुर के निकट। अगली नदी है तापी नदी। तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से। तो विंध्याचल सतपुड़ा, जैसे कि मैं मानचित्र में आपको बता ही रहा था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये विंध्याचल श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है ना। और देखिए ये बीच में से निकल रही है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से नीचे यहाँ देखिए तापी नदी, सतपुड़ा से होते हुए ये तापी नदी। ठीक है, तो ये जो मैप है आपको ये पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मिलेगा। अभी हम तीसरे चैप्टर की चर्चा कर ही रहे हैं। इसी प्रकार कुछ और देख लेते हैं। इसमें देखिए ये महानदी, ये यहाँ से छत्तीसगढ़ वाला इलाका यहाँ से होते हुए, और ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट दिख रहा होगा आपको, ये पश्चिमी घाट ऊपर उठा हुआ जो भाग है पश्चिमी तटीय मैदान से पहले वो पश्चिमी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय जो भारत है पठारी भाग है उसका पश्चिमी जो भाग है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी भाग पूर्वी घाट कहलाता है। तो यहाँ से देखिए ज़्यादातर प्रमुख जो बड़ी नदियाँ वो यहीं से निकल रही है। महानदी की अभी हमने बात की, ये देखिए यहाँ से ये गोदावरी नदी है ना, अपना डेल्टा बना रही है। फिर यहाँ से देखिए ये कृष्णा नदी का डेल्टा बन रहा है, इधर ये कावेरी का। तो ज़्यादातर नदियाँ निकलती तो पश्चिमी घाट से हैं, लेकिन बहती पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है प्रायद्वीप का, इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो ज़्यादातर इधर बहती हैं। नर्मदा तापी का मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो नदियाँ हैं नर्मदा और तापी नदियाँ, ये उधर क्यों बह रही है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये उस तरफ जाती हैं। तो तापी का उद्गम सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से नर्मदा के समांतर भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटा है। ये पश्चिमी घाट अभी हम बात कर रहे थे, इधर पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ इधर अरब सागर। तो हम इस मैदान की बात कर रहे हैं। कौन सा? ये जो मैदान है ये कैसा है? संकीर्ण है, छोटा है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। अगली है गोदावरी द्रोणी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। हम जब बड़ी बुक्स में देखते हैं तो हमें इस प्रकार की ये दोनों बातें लिखी हुई मिलती हैं। बीच में संभव हुआ तो मैं
बौद्धिक प्रकाशन का एक पेज यहाँ सेट कर दूंगा, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, अभी जैसे कि हमने मैप में देखा था थोड़ी देर पहले, 860 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी भी, है ना। कृष्णा नदी, कृष्णा द्रोणी, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती, लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, भीमा, है ना, भीमा मुख्य नदी इसकी सहायक नदियों में शामिल की जाती है। तो भी दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। और पहला पूछा हमसे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रपात, है ना, गरसोपा प्रपात भी इसे कहते हैं। कौन सी नदी बनाती है भाई? शरावती नदी बनाती है, शरावती। राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। शरावती नदी बनाती है और इसे जोग या गरसोपा प्रपात कहते हैं। अब इसे महात्मा गांधी प्रपात भी कहने लगे हैं। महात्मा गांधी जल प्रपात भी कहा जाता है। तो भाई कैसी विडंबना है भाई विद्यार्थियों, है ना, ये कैसी विडंबना है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन फिर भी हमें पानी के संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि 97% जल लवणीय है, केवल 3% ही स्वच्छ है। और इस 3% में भी 3/4 भाग तो हिमानी यानी बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास में पानी बहुत कम है उपयोग के लिए, इसलिए हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। तो भाई हमें झीलों और नदियों के संरक्षण की आवश्यकता है। कुछ झीलों के बारे में दे रखा है, जैसे कि कश्मीर की डल झील, है ना, नाव वाले घरों, शिकारा के लिए जानी जाती हैं। नौकायन, तैराकी आदि इसमें इन झीलों में किए जाते हैं। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। बड़े आकार की झीलों को समुद्र कहने लग जाते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी, है ना। कावेरी नदी, अच्छा कावेरी नदी यहाँ छूट गई थी हमसे। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की श्रृंखलाओं से निकलती है, 760 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। नदियों और झीलों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है भाई विद्यार्थियों, और इनके संरक्षण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। झीलों के बारे में बता रखा है थोड़ा आगे भी इन्होंने, जैसे कि चिल्का झील है, पुलिकट झील, कोलेरू, ये क्या लेगुन झीलें हैं, समुद्र के किनारे बनी हुई हैं। लेगुन झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की सांबर झील है, एक प्रकार की लवणीय झील है ना। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ मीठे पानी की झीलें, तो जिनमें पानी मीठा होता है वो मीठे पानी की झीलें कहलाती हैं। मीठे पानी की झीलें जैसे कि डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक झील, है ना, मणिपुर की बड़ा पानी। कुछ मीठे पानी की झीलें, कुछ प्राकृतिक भी होती हैं, कुछ कृत्रिम प्रकार की झीलें भी होती हैं। ये यहाँ देखिए चित्र में दिखा रखी है हमें, है ना, लोकताक झील, मणिपुर की लोकडाल झील, मणिपुर की लोकताक झील। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, नदियों का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है भाई। पीने के लिए, सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इनके द्वारा ही किए जाते हैं। नौ संचालन किया जा सकता है, जल विद्युत का निर्माण किया जाता है और बहुत से कार्य किए जाते हैं। तो भाई नदियों के उपयोग के साथ साथ में नदी प्रदूषण की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें और आप लोगों को सजग होना होगा। सरकार भी कुछ कार्य कर रही है, जैसे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। पहला चरण 1985 में प्रारंभ हुआ, 31 मार्च सन 2000 को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे इस योजना में
कुछ नए सुझाव जोड़े जाते रहे हैं, कभी ये लागू हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं। अब संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे 152 शहरों को शामिल किया गया है। तो इन नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जो लोग निवास करते हैं, इन लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इन लोगों की जागरूकता से ही संरक्षण संभव है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।